Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to discuss hydrocarbon, particularly alkanes. First, alkanes are commonly known as paraffins due to their less chemical reactivity. Less chemical reactivity के दो रीजन, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, and carbon hydrogen bond are sigma. First point. And they are non-polar, therefore electrophile as well as nucleophile are not react with alkane, and hence दो रीजन हो गए, एक तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड द बॉन्ड इज नॉन पोलर, दोनों ही बॉन्ड नॉन पोलर, therefore they are less reactive toward the chemical reagent and are commonly known as paraffins. एक लाइन. दूसरा जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. सेकंड थर्ड पॉइंट इंट्रोडक्शन का, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस. देखो सिग्मा बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड डिस्टेंस मेनली डिपेंड्स करती है साइज ऑफ द एटम. तो साइज में कार्बन कार्बन का डिस्टेंस ज्यादा होगा बजाय कार्बन हाइड्रोजन के. ये वैल्यू रहती है 1.54 एंगस्ट्रम और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड डिस्टेंस रहती है 1.12 एंगस्ट्रम. ठीक है. अगली बात कार्बन हाइड्रोजन की, जब बॉन्ड एनर्जी की बात करे कोई, बॉन्ड एनर्जी, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर. अभी आपने देखा कि C और H क्या है, हाइड्रोजन छोटा, ऑर्बिटल्स आर लेस डिफ्यूज मींस द CH bond is made by the effective overlapping in comparison to carbon carbon, therefore the bond energy of CH bond is greater than CC bond. CC बॉन्ड के कंपैरिजन में CH बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है. तो ये था आपके बाद में इसका इंट्रोडक्शन. अब आएंगे, अब हम बात करेंगे दो तीन प्रॉपर्टीज होते हैं सीधी सीधी. एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो मैं सबसे पहले बात करूंगा एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की. बहुत से मेथड बताऊंगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सबसे पहला मेथड है मेरे पास में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. अच्छा, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के भी मेरे पास बहुत से तरीके हैं, कई तरीके बहुत से. देखो इधर, सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करा सकता हूं सोडियम और ईथर से, रिएक्ट विद सोडियम एंड ड्राई ईथर. यहाँ पे ड्राई ईथर से मेरा मीनिंग होता है कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एस ब्लॉक एलिमेंट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही आपको पता है एक्सप्लोजन हो जाता है और काफी हीट बाहर निकलती है, कंबशन शुरू हो जाता है. तो ड्राई ईथर से मेरा मतलब है इसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर. इस पर्टिकुलरली रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन. इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन. एक तो मैं ये डिस्कस करूंगा, दूसरा इनका रिडक्शन करूंगा बाई मेटल एंड एसिड से, बाई मेटल एंड एसिड लाइक एज जिंक प्लस HCl ले सकते हो आप. ठीक है ना. इसी तरह से मेटल कॉपर जिंक अमल, ये आता है एक कॉपर जिंक कपल विद इथाइल अल्कोहल, इनसे भी करेंगे आप. ठीक है. तीसरा आप इनका रिडक्शन कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4 एंड NaBH4, इससे भी कर सकते हैं. ठीक है. और चौथा आप एक इंपॉर्टेंट इसकी नेम रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस. एक है कोरे हाउस सिंथेसिस. एल्काइल हैलाइड से मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत से हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये 4 मेथड डिस्कस करूंगा जिसमें एल्केन बनती हो. अब आप देखते जाओ. पहला है वुड्स रिएक्शन. पहला प्रोसेस है मेरे पास में वुड्स रिएक्शन. फर्स्ट इसमें वैसे तो आपको बताऊं इसकी 2 मैकेनिज्म प्रोपोज्ड की गई हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो मोर आयोनिक मैकेनिज्म है वो मोर कॉमन है. तो पहले रिएक्शन देखो. सबसे पहला पॉइंट तो आप समझ लो, जब भी कोई मेटल आप रिएक्शन में लेते हो ना तो उसका काम तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो वो तो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं साहब आपके पास में एल्काइल हैलाइड की. देखो इधर ध्यान से, एल्काइल हैलाइड और सोडियम की रिएक्शन है. ठीक है. इस पर जब रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्ब एनायन में और हैलाइड बाहर निकल जाएगा. देखो एक बार, इसलिए आप इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 से. फिर जैसे ही कार्ब एनायन बन जाएगा, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको पता नहीं ये पोलर ग्रुप है, तो ये जो कार्ब एनायन बना हुआ था फर्स्ट स्टेप में वो इस पर रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा आपके पास में एल्केन, हायर एल्केन. और क्या बन जाएगा X नेगेटिव. यदि इन दोनों को नेट रिएक्शन कर दी जाए, इन तीनों को, तो आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स तो हो गए. देखो एल्काइल हैलाइड के, देखो एक ये और एक ये, और 2 ही हो गए आपके पास में सोडियम. मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है. तो प्रोडक्ट क्या बना, एक तो बनी आपके पास में एल्केन और 2 क्या बन जाएंगे आपके पास में NaX. ठीक है. तो ईथर यहाँ पर ड्राई ईथर जो ले रखा है वो एज ए सॉल्वेंट है
और इस तरह से एल्केन बन जाती है। ये कौन सी मैकेनिज्म थी? आयोनिक। ये क्या है? आयोनिक मैकेनिज्म है इसकी, आयोनिक मैकेनिज्म है। तो आपको करना क्या है कि दो एल्काइल हैलाइड लेंगे सोडियम ईथर की रिएक्शन के प्रेजेंस में डबल, तो हायर एल्केन बनेगी। क्या बनेंगे आपके पास में? हायर एल्केन। हालांकि इसकी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी प्रपोज्ड की गई है, ये तो आयोनिक है, एक फ्री रेडिकल भी है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है वो देखो आप इसकी। फ्री रेडिकल में ये आपके पास में सोडियम की रिएक्शन तो आप सेम ऐसे ही कराना, क्योंकि मेटल का काम तो ये की है कि वो मेटल तो क्या करते हैं रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर साहब आपके पास में RX, इसका होमोलेटिकल जब फिजन करोगे, इसका जब होमोलेटिकल फिजन करोगे तो एक फ्री रेडिकल बनेगा एल्काइल और हेलोजन कन्वर्ट हो जाएगा हैलाइड में। फिर क्या करना है इस रिएक्शन को, क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो तुरंत डाइमेराइज हो जाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिएक्शन भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और फिर आपके पास में जो फ्री रेडिकल बने हुए हैं वो आपस में कंबाइन होके और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्केन में। नेट रिएक्शन की बात करोगे तो नेट फ्री ऐसे ही आएगी, एक बार देख लो। 2 तो आपने लिए सोडियम और 2 मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास में एल्काइल हैलाइड, दोनों को ऐड करके देखो सभी स्टेप्स को, तो आपके पास में एक तो एल्केन बना और क्या बन जाएंगे? 2NaX। ठीक है, तो रिएक्शन तो वही, नेट रिएक्शन सेम, लेकिन एक फ्री रेडिकल एक आयोनिक। मैं आपको बता देता हूं, बट आयोनिक इज मोर कॉमन। आयोनिक जो मैकेनिज्म है इज मोर कॉमन और मोर एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैं आपको एक लाइन और समझा देता हूं, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है फ्री रेडिकल में वो भी आयोनिक मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन समझते हो? जैसे सपोज ये मेरे पास में देखिए इधर ध्यान से, ये फ्री रेडिकल था, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट यानी साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है कार्बन का ही। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और जब रिडक्शन होता है कार्बन का, तो ऐसी रिएक्शनों को कहते हैं अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये जो फ्री रेडिकल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन भी आयोनिक मैकेनिज्म को सपोर्ट करती है। आप देखो कैसे करते हैं, मैं आपको फिर समझाता हूं आयोनिक मैकेनिज्म को कैसे सपोर्ट करते हैं, समझना ध्यान से। ये साहब आपके पास में बना CH3 CH2, और यहां पर जब सोडियम का इलेक्ट्रॉन आया था, ऐसे देखो आप इसको, जब ये इलेक्ट्रॉन आया था सोडियम से तो ये कन्वर्ट हो गया था साहब CH3 CH2, और ये इलेक्ट्रॉन ये हेलोजन तो बाहर निकल गया था, ये फ्री रेडिकल में बाहर निकला था। अब फ्री रेडिकल जो है आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन ऑन गेट करके नहीं किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें, है ना। अब देखो आप ध्यान से, इस फ्री रेडिकल में थे सपोज इस बॉन्ड का होमोलेटिकल फिजन होता हो, तो इस बॉन्ड का जब होमोलेटिकल फिजन होगा तो एक तो बनेगी एल्कीन, देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो H प्लस आएगा ये होमोलेटिकल फिजन से जो H फ्री रेडिकल आएगा वो सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, इसलिए कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें? एल्केन में। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है वो भी किसको करती है? आयनिक मैकेनिज्म को, क्योंकि इसको यदि आयोनिक के हिसाब से किया जाए तो और भी बेटर हो। देखो कैसे हो आयनिक के बेस पे, आपको और समझाता हूं। जैसे आयनिक में बना था आपके पास में कार्बन आयन, देखिए ध्यान से, आयनिक मैकेनिज्म की बात करूं तो ये बना था आपके पास में कार्ब एनायन। अच्छा, कार्ब एनायन से आप समझना, कार्ब एनायन से हाइड्रोजन का हाइड्राइड का रिमूवल इजी होता है कार्ब एनायन से, क्योंकि वहां पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज है तो H अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लेके चला जाएगा। और ये जो कार्ब एनायन है, देखो एक बार ध्यान से, ये जो आपके पास में नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड का, ये बाहर निकलेगा और ये H पर चार्ज आएगा नेगेटिव, वो इस जगह जुड़ेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। इधर देखो एक बार, तो इस तरीके से जो आयनिक मैकेनिज्म ये तो हो जाएगा डबल, और ये जो H नेगेटिव है ये इस पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, वो इस कार्बन पर जुड़ेगा, ध्यान रखना, इसलिए CH3 का फॉर्मेशन होगा। तो आप ध्यान रखो, ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है वो एक्चुअल में आयनिक मैकेनिज्म को ही सपोर्ट करती है। तो मैकेनिज्म दोनों है, एक फ्री रेडिकल भी है आयनिक भी, बाकी मोस्ट कॉमन कौन सी मानी जाती है? इसकी आयोनिक मैकेनिज्म। और यदि आयोनिक मैकेनिज्म इसकी मोस्ट कॉमन है तो आप देखो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी, क्योंकि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, जितना कार्ब एनायन मोर स्टेबल रिएक्शन विल बी फास्ट, रिएक्शन विल बी फास्ट। तो ऐसे लिखी जाते हैं, एक बार देखो CH3 CH2 Cl, रिएक्शन इस तरह से लिखी आती है, सोडियम प्लस ड्राई ईथर, सोडियम प्लस ड्राई ईथर। तो करना क्या होता है एक बार देख लो, डबल करना होता है, ध्यान रखना आप क्या करना होता है? डबल, यानी इनके प्रोडक्ट हैं ये, बोले साहब वुड्स रिएक्शन में ये बना। इसी तरह से कोई पूछ ले साहब इसकी रिएक्शन कराई सोडियम और ईथर से, आपके पास में बना था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, प्रोडक्ट बना 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन,
रिएक्शन किसकी थी, सोडियम और ईथर की। बोले साहब आप इसको आइडेंटिफाई करो, तो आप क्या बोलोगे, डबल होते हैं, ध्यान रखना, इसलिए आइसोप्रोपाइल हैलाइड ले लो, कोई आइसोप्रोपाइल हैलाइड ले लेंगे तो डबल हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, आप एक बात और नोटिस करेंगे इस वुड्स रिएक्शन में कि ये जो मैकेनिज्म है या ये जो रिएक्शन है, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर में जो कार्बन एटम है, इवन नंबर के कार्बन एटम के एल्केन प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है। और बता दूं आपको, और उसमें भी बेटर है ये एन एल्केन का। एन एल्केन मतलब समझते हो ना, स्ट्रेट चेन। उसका रीजन है कि जब इसमें सेकेंडरी और टर्सरी कैरेक्टर आ जाते हैं, देखो जब ये सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हो जाता है तो सोडियम क्या है, एल्कली मेटल भी, आपको बता देता हूं, इसलिए इलिमिनेशन रिएक्शन की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। पर्टिकुलरली जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन कराई जाती है तो उसमें मेजर प्रोडक्ट एल्कीन भी बनता है, एचएक्स का इलिमिनेशन हो जाता है, ध्यान रखें आप। इसलिए सबसे बढ़िया इवन नंबर में एल्केन बनाने का मेथड है, और कौन सी, एन एल्केन बेटर मेथड होता है। एन एल्केन का मतलब स्टेट, यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो गुड यील्ड मिलेगी आपको। दूसरी लाइन, यदि आप ऑड नंबर में एल्कीन, जिसमें ऑड नंबर में कार्बन एटम हो, वो बनाना चाहें तो आपको दो मिक्सर लेने पड़ेंगे उस समय। जैसे मैंने सपोज आपको लिया, एक तो मिथाइल क्लोराइड और एक लिया इथाइल क्लोराइड, और वुड्स रिएक्शन कराई, और क्या रिएक्शन करा दी, वुड्स रिएक्शन। तो आपके पास में तीन प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो इथेन, हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड के हों, हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल इथाइल के हों, तो एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और तीसरी क्या है, दोनों के एक एक हो सकते हैं, इसलिए प्रोपेन भी बनेगी। यानी आप ये नोटिस करेंगे ऑलवेज कि साहब यदि आपको ऑड नंबर की एल्केन बनानी है वुड्स रिएक्शन थे तो प्योर नहीं बनेगी, बल्कि क्या बनेगा, मिक्सर। ये पहली रिएक्शन थी आपके पास में वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से। दूसरा मेथड था एल्काइल हैलाइड के, मैंने आपको बताया कई मेथड हैं। दूसरा मेथड, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर लो बाय मेटल एंड एसिड। इनका क्या कर लिया जाए, रिडक्शन बाय मेटल एंड एसिड। जैसे जिंक प्लस HCl से रिएक्शन करा दी तो उससे भी एल्केन बन जाती है, उतने ही कार्बन की एल्केन बनती है, बाकी ZnCl2 बनता है साथ में, ठीक है। अब इसकी भी मैकेनिज्म आप देखो, इसमें क्या होता है, मेटल का तो एक ही काम है, आप ध्यान रखेंगे, मेटल तो रिएक्शन में जब लिए जाएंगे तो आप हमेशा उनसे तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर। फिर उसके बाद में अब दो तरह की मैकेनिज्म, देखो इधर ध्यान से, जैसे ये आपके पास में HCl है, ऐसा भी हो सकता है कि H नेगेटिव, एक तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए H को, तो H नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, Cl नेगेटिव था ही, समझ रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी H नेगेटिव। अब ये जो H नेगेटिव है, ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसी रिएक्शन हो गई, ये है न्यूक्लियोफाइल, इसको बाहर करो तो क्या बन जाएगा आपके पास में, RH। एक दूसरा और भी केमिस्ट प्रपोज करते हैं कि साहब ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसमें जो ये दो इलेक्ट्रॉन आते हैं जिंक के, उससे कार्बन एनायन बनता हो, बनाओ कार्बन आयन को, उससे क्या बनाओ, कार्बन आयन को, और फिर HCl की रिएक्शन करा दो, तो उससे भी क्या बन जाएगा आपके पास में, RH, क्योंकि अब HCl यहाँ पर एसिड रहेगा। तो दोनों मेथड है जिससे आपको ध्यान रखने की कोरेस्पोंडिंग एल्केन बनती है रिडक्शन से। ठीक इसी तरह से तीसरा मेथड है आपके पास में, इनका रिडक्शन किया जाए मेटल एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह से, ठीक है ना। जैसे देखो ये आपके पास में एल्काइल हैलाइड, इसका रिडक्शन कर दिया जाए LiLH4 से, LiLH4 नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें भी ध्यान रखना क्या चीज है, हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है, एंड हैज देयर SN रिएक्शंस, क्या बन जाएगी आपके पास में, RH प्लस, और बाकी क्या बन जाएगा, एक तो लिथियम हैलाइड, एक आपके पास में एल्यूमिनियम हैलाइड, ठीक है, उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा, हाइड्राइड है। इनकी एक खास बात और है, जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ध्यान रखना हाइड्राइड बेसिक भी होते हैं, इसलिए बेस्ट तो है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। बेस्ट तो किसके लिए, प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी में भी एल्केन प्लस एल्कीन बनती है, लेकिन टर्सरी एल्काइल हैलाइड पर ये रिएक्शन मेनली प्रोडक्ट क्या देती है, एल्कीन, क्योंकि इलिमिनेशन होगा, ध्यान रखना। इसलिए LiLH4 किसके लिए बेटर है, प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी लेते हैं तो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, टर्सरी पे मेनली एल्कीन बनती है। अच्छा, इसी तरह से ये NaBH4 की बात की जाए, इसी तरह से बात कर दी जाए NaBH4 की, मैं आपको लाइन समझा दूं कि NaBH4 में ये जो बोरोहाइड्राइड है ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रीजन भी आपको मालूम है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग से जो स्पीसीज बनती है वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है और इजीली रिएक्शन नहीं करती, तो ये क्या है, मोर स्टेबल, इसलिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को तो ये रिड्यूस नहीं करता, ये सेकेंडरी को रिड्यूस करता है, और सेकेंडरी पे मेनली क्या देगा, उसी तरह से एल्केन। और यदि टर्सरी एल्काइल हैलाइड है तो उसमें एल्केन भी बनेंगी, एल्केन भी बनती है और एल्कीन भी बनती है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ ये बेसिक नेचर के भी होते हैं, एल्कीन बनती है। तो इसकी मैकेनिज्म भी उसी तरह से H देता है, ये नेगेटिव। इनकी एक खास बात है, मैं आपको बता देता हूं, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना H नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यदि आपके पास में
इस रिंग चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उन पे रिएक्शन नहीं करता। जैसे सपोज ये है और इस पर आपने रिएक्शन कराई AlH4 की, तो किस पे रिएक्शन नहीं करेगा ये? इस मल्टीपल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्राइड, और इन पर अटैक कर सकता है केवल इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए ओनली इस हेलोजन का, यानी जो कार्बन जुड़ा हुआ है जिस हेलोजन पे, उसी का रिडक्शन होगा। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे एक्शन नहीं करते अनसैचुरेटेड पे। बस ये इनकी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इस रिएक्शन नहीं। हाँ, यदि मैं इसकी रिएक्शन, आप देखो, यदि जिंक प्लस HCl से कराता तो दोनों हो जाते हैं। रीजन एक बार वापस सुन लो, क्योंकि जिंक प्लस HCl में इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ध्यान रखना, क्योंकि जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको न्यूक्लियोफाइल, इसलिए दोनों में। तो जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपको किस में बदलेगा? ये प्रोपेन में। ध्यान रखें आप इस बात को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी था HCl में, और जिंक ने इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल भी बदल गया था। तो ये खास लाइन ध्यान रखने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन था कोरे हाउस सिंथेसिस। वो इंपॉर्टेंट भी है, नेम रिएक्शन के नाम से आती है, कोरे हाउस सिंथेसिस ऑफ एल्केन। कोरे हाउस सिंथेसिस ऑफ एल्केन, इसकी खास बात, एल्काइल, ये लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, इससे रिएक्शन कराते हैं। इसको गिलमैन रिएजेंट कहते हैं, इसका नाम है गिलमैन्स रिएजेंट। वैसे क्या रीड करोगे इसको? लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। आपको बता दूं खास बात, ये तो पॉजिटिव है, और ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है नेगेटिव, इसके अंदर भी आर क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसके रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से। ध्यान रखना, ये भी प्राइमरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये सेकेंडरी, ये तो आपको पता है ये तो न्यूक्लियो बेसिक नेचर के होते हैं एल्काइल आयन, तो ये प्राइमरी ही होना चाहिए। अदरवाइज यदि ये सेकेंडरी टर्सरी हुआ तो एल्कीन बनेगी, इसलिए प्राइमरी एल्केन, एन एल्केन। तो जैसे सपोज ये R2 था, तो आप क्या करोगे? एक तो इस ग्लिमैन रिएजेंट का R आएगा, ये तो R, और एक एल्काइल हैलाइड का ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये SN रिएक्शन है, ध्यान रखना आप, इसलिए ये एल्केन बनेगी। बाकी और आप चाहो तो इसके अंदर और क्या बनेगा? LiX बन जाएगा, और एक एल्काइल कॉपर बनेगा। गिलमैन रिएजेंट को बनाने के लिए सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं लिथियम से, 2 मॉलिक्यूल ले लेना, देखते क्या बन जाता है? एल्काइल लिथियम। फिर इसकी रिएक्शन करा देते हैं क्यूप्रस हैलाइड से, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जिससे बन जाता है गिलमान रिएजेंट, लिथियम डाई एल्काइल। इसकी स्ट्रक्चर ये लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, ये स्ट्रक्चर है एक्चुअल में। आपको बता दूं, ये क्या करना, आप LiX को बाहर करना। इसमें ये लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब समझते हो? यहाँ पर जब R नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा ना, जब चार्ज हटेगा इसका, इसलिए ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है, और बेस भी है, इसलिए ये प्राइमरी होना जरूरी है। तो ये आपके पास में रिएक्शन किससे थी? एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के कुछ मेथड थे। ठीक है, जैसे मैंने 3-4 मेथड आपको यहाँ डिस्कस किए, उसका रिडक्शन कर सकते हो। ठीक है, वुड्स रिएक्शन कर सकते हो इस तरह से। सेकंड, अगला मेथड है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, तो इनका रिडक्शन करा दो आप। ठीक है ना, इनका कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं H2, और कैटलिस्ट ले सकते हैं, निकिल है, प्लेटिनम है, या पैलेडियम है। ठीक है, इनके साथ में हीट कर देते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं, जिससे किस में बदल जाती है? एल्केन में। ठीक, अब देखो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। सपोज ये मेरे पास एल्कीन है, इसकी रिएक्शन कराई था किससे? हाइड्रोजन से, पहली लाइन। ठीक है ना, ये क्या है? एक एक्चुअल में इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऐसे बॉन्ड टूटने लग जाते हैं पाई के, आप देखना एक बार इस तरीके से। ये HH तो जोड़ी रखे मैंने, H है, ये H, ये पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होने लगा। इधर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था ना, टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ता है कैटलिस्ट। ठीक है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और धीरे धीरे इनके साथ में बॉन्ड बनने लग जाते हैं, यानी क्या बनती है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, इंटरमीडिएट। इसलिए पहली बात कि स्टेरिक क्राउडिंग पर रेट डिपेंड करती है। स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब समझना कि ये जो एल्कीन है, आपने जो एल्कीन ले रखे इस पे छोटे छोटे H वगैरह होने चाहिए, छोटे एटम, तो ये मोर स्टेबल बनेगी, रिएक्शन फास्ट। और दूसरी बात, एक ही साइड में जुड़ते हैं, इसलिए कैसा है ये? सिन एडिशन, 2 लाइन। द इंटरमीडिएट को क्या बोलेंगे? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेरिक क्राउडिंग, एंड इट इज सिन एडिशन बिकॉज बोथ हाइड्रोजन अटैच एट द सेम प्लेन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ओवरऑल आपके पास में क्या बन जाएगी? ये एल्केन। इस तरह से ये जो H थे एक एक जुड़ जाएंगे ऐसे, ये H और वहां पे जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसकी देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको समझाऊंगा, और एक रेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी समझा दूं। देखो क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। सबसे पहले
एक तो साहब आपके पास में ये प्रोपीन, एक आपके पास में इससे छोटी एथीन, और एल्कीन में एल्काइन भी हो सकते हैं, और ये प्रोपाइन, एथाइन सॉरी, इन दोनों पे हाइड्रोजनेशन किया मैंने, ठीक है। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या पास कर दी, H2। तो मैं बोलता हूं अच्छा सब में बननी तो एल्केन ही है, मैं कहता हूं रेट बताओ, तो आप सबसे पहले ध्यान रखना स्टेरिक क्राउडिंग, इसलिए सबसे कम तो स्टेरिक क्राउडिंग इसमें होगी, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन तो किसमें बनेगी आपके पास में, एल्काइन में, उसके बाद में इस एल्कीन में, इथाइलिन में, क्योंकि दोनों तरफ क्या है एच एच है हाइड्रोजन, और उसके बाद में होगी प्रोपीन में, क्योंकि प्रोपीन में एक क्या लगा हुआ है CH3, और जब बल्कि ग्रुप लगेंगे तो ये जो 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जैसे ऐसे बनेगी, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट तो थोड़ी लेस स्टेबल बनेगी, और लेस स्टेबल इजी नहीं बनती है या स्लो फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखें आप। तो एक तो इस रेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक चीज और समझा दूं, देखो इस निकिल का और एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है, ठीक है, दोनों एक साथ मिलते हैं, इसको जब हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन NaOH में डिजोल्व करते हैं तो निकिल तो कन्वर्ट हो जाता है पाउडर्ड फॉर्म में, निकिल का तो बन जाता है पाउडर्ड, और ये जो ये एल्यूमिनियम है ये एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से ये डिजोल्व हो जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब ये जो निकिल है ना पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है, तो आपको बता दूं सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, और जब सरफेस एरिया हो जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी हाई हो जाती है, तो जब निकिल के प्रेजेंस में ऐसे में की जाती है तो इसको कहते हैं तो रेने निकिल है, रेने निकिल, क्या नाम है इसका, रेने निकिल, इसको कहते हैं रेने निकिल। और अब इस रिएक्शन को कहते हैं अपन साबाटियर सैंडरेंस, इस रिएक्शन का नाम है साबाटियर सैंडरेंस रिएक्शन, जब पर्टिकुलरली रेने निकिल के प्रेजेंस में की जाती है तो साबाटियर सैंडरेंस रिएक्शन कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये प्लेटिनम और पैलेडियम होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो क्या ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो है ना एडजॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन को। तो इस तरीके से आप बात करेंगे कि साहब साबाटियर सैंडरेंस। एक इसका एडिशन का मैं वो और समझा देता हूं आपको, देखो इधर जैसे सपोज ये मेरे पास में, इसको देखना जो स्टेरियोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मेरे पास में सिस टू ब्यूटीन है, क्या लिया है मैंने, सिस टू ब्यूटीन, देख लो एक बार ध्यान से, इस पर रिएक्शन कराई था आप H2 की, रुकना भी आप, इस पर रिएक्शन कराई H2 की इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। तो मैं बोल रहा था कि आपको कि इसमें क्या एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसको देखते जाओ आप, इस मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखेंगे, एक क्या है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जैसे ये H था, ये H था, और इस तरीके से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने लगे ऐसे, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इसके बाद में सीन एडिशन हो जाएगा, ठीक है, ये एच एच इधर आ जाएंगे ये। अब मैं क्या कर रहा हूं देख लो, एडिशन रिएक्शन तो ये, अब इसको जब मैं लिखता तो इसमें इस एच को रिप्लेस करके इसका कैट वो ले लेता हूं आइसोटॉप, ड्यूटेरियम ले लेता हूं सपोज, जिससे आपको इसकी मैकेनिज्म को मैं समझा सकूं। ड्यूटेरियम लिया मैंने, देखना ध्यान से, ये क्या है था ड्यूटेरियम। अब सुनना इसको कैसे लिखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वही है H2 के जैसा ही, ये D2 है। अब क्या है कि जो बॉन्ड दूर चला जाएगा ना उसको तो मैं लिख देता हूँ डॉटेड लाइन पे, ये तो लिख दिया साहब डॉटेड लाइन पे, दूर चला जाएगा ये प्लेन से, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा साहब, इसको थिक लाइन से डिनोट कर दो ऐसे, जिस बॉन्ड पे जुड़ेंगे ना उधर दूसरे बॉन्ड पे चले जाएंगे, ठीक इसी तरह से ये दूर चला गया था, और ये हाइड्रोजन को दिखाओ आप थिक लाइन से, और ये मैंने बोल दिया साहब ये प्लेन में अटैच हो गया आपके पास में ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ये कंपाउंड बन गया सपोज आपका, देख लो एक बार। अब मैंने जब ड्यूटेरियम का एडिशन कराया तो ये कंपाउंड बना मेरे पास, ये ड्यूटेरियम और ये भी ड्यूटेरियम। अच्छा ठीक है, इसका जब मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखूंगा 2D में, ठीक है ना, तो ये तो सोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, तो आप ऐसे लिखेंगे, देखो एक बार ध्यान से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे तो एक बार आपको समझाता हूं। इस डी की बात करता हूं, जैसे इस कार्बन 1 पर बात कर रहा हूं, इस कार्बन पर ये लिखा हुआ है डी। अच्छा ये जो H था ना, ये जो इधर दिखाई दे रहा है एक्चुअल में CH3 तो इधर दूसरी तरफ है, और ये H इधर। इसी तरह से इस ड्यूटेरियम वाले की इसकी बात करो, ये ड्यूटेरियम है यहाँ पर, इसमें भी ये H तो आएगा इधर, CH3 तो इसी प्लेन में रहेगा, और H आ जाएगा इधर। देखो एक बार ध्यान से, तो आपके पास में ये कंपाउंड बनेगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखो कि जब मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर हो, ये रे कायरल कार्बन, ये रे 2 कायरल कार्बन हो, सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो हाफ पार्ट तो रहता है इसका क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो, और हाफ पार्ट क्या रहता है लीवो, इसलिए ऐसे कंपाउंड को ओवरऑल क्या कहते हैं अपन, मीजो। तो मीजो बनता है। तो मैं जैसे कई बार आपको याद दिला रहता हूं कि CAR का मतलब ध्यान है, इससे पहले वाली मैकेनिज्म आपने देखा होगा, सिस एल्कीनो एंटी एडिथन हो तो क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सर। अब इसको उल्टा पढ़ो, सिस एल्कीनो सिन एडिथन हो तो क्या बनेगा, मीजो, ठीक है। इसी तरह से TAM यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो मैं ये दीनी बात बताता हूं आपको, पहले पूरी हो जाती है, सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसेमिक,
ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजो। अब यहाँ पर बोले ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन तो क्या बनेगा रेथेमिक, दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर बन गया था मीजो, ऐसे ध्यान रखो। अच्छा वैसे सिस एल्कीन को आप जेड एल्कीन भी कहते हैं और ट्रांस एल्कीन को आप ई एंटजेजिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये दो तीन बात याद रखने के। जैसे मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो देखिए ध्यान रखना। जैसे सपोज ये मेरे पास में है, इसका आप नाम भी जानते होंगे एल्कीन है ये, इस एसिड को आप पहचानना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होता है इसका एक, बोलो क्या नाम है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूमेरिक एसिड, ध्यान रखना। फ्यूमेरिक एसिड और मैलेइक एसिड आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इट इज फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। सपोज मुझे इस पर हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, ड्यूटेरियम ले लेता हूं, ठीक है ना, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब इस बार ध्यान रखना ये कौन सा आइसोमर है, ट्रांस, क्यों भाई ये है ट्रांस, या आप इसको क्या बोलेंगे ई फॉर्म। अच्छा वैसे तो आपको बता दिया ट्रांस एडिशन और सिन, ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन तो क्या बनेगा आपके पास में रेथेमिक मिक्सर। मैं आपको ये चेक कराता हूं कि कैसे बनेगा, देखो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले इस बॉन्ड को धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू करो, इधर जुड़ जाएगा आपके पास में डी और इधर भी अटैच हो जाएगा आपके पास में डी, और ये डी में बॉन्ड बेसिस 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाना, ये COH को दूर करना, ये चला जाएगा प्लेन में दूसरी ओर, और ये जो आपके पास में हाइड्रोजन है इसको थिक लाइन से दिखा दो, 3D बना रहा हूं मैं, ये थिक लाइन से दिखा दिया H। अच्छा इस कार्बन पर भी ये H जाएगा प्लेन के अब बिलो प्लेन के, और COH को दिखाना थिक लाइन से, सॉलिड बेस से दिखाइए, ये COOH ऐसे बनेगी। फिर बाद में ये क्या है बॉन्ड टूट जाते हैं, देखो इधर ये बॉन्ड है जो ब्रेक हो जाते हैं, और इस तरह से आपके पास में ये कंपाउंड बन जाता है। ये लो ये एडिशन रिएक्शन हुई। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करते हैं कि स्टीरियोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा कंपाउंड बना। देखो एक बार अब इसका फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, वैसे तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, बाकी एक बार इसका फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना के दिखाता हूं आपको। फर्स्ट कार्बन देखो, फर्स्ट कार्बन पे ये एक्चुअल में कौन से फॉर्म है, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, जो कन्फर्मेशन लिखते हैं ना उसमें सॉहर्स, तो ये लगा हुआ है डी, इसके ये जो डॉटेड लाइन है वो तो राइट में, और COH को लिखेंगे आप लेफ्ट में। इसी तरह से नीचे वाले कार्बन पर ये डी, तो COH तो है इसके राइट में, उसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और H को कर दो लेफ्ट में। अब इसका आप एक्चुअल फिशर प्रोजेक्शन बनाते तो आपको पता है कि हाफ पार्ट को रख दो कांस्टेंट और बाकी रिमेनिंग ग्रुप को एक साथ रोटेट कर दो, COH को यहाँ पर, ये आ जाएगा डी, H इधर। इसी तरह से इसको, अब इस पार्ट को तो रखना कांस्टेंट और इसको रोटेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा COH, यहाँ पर आएगा था डी और यहाँ पर आएगा H। ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव, ध्यान रखना, इट इज नॉट मीजो, ये कंपाउंड आप इसको कॉन्फ़िगरेशन रीड कर लो, ऑप्टिकल एक्टिव। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये नंबर 1 है, ठीक है, ये कार्बन रहेगा 2, तो 1 को देखा, 2 को और 3 को, इस तरह से रोटेट हुई, तो आपको लग रहा है S, लेकिन है क्या एक्चुअल में R। इसको भी चेक कर लो, ये 1 है, ये इसके बाद में ये आपके पास में 2 है, ये 3 है, 1 2 3, कैसा लग रहा था आपको ये S, ये भी क्या है R। तो इसका एक मिरर इमेज और बनेगी, आपको लाइन समझा देता हूं, ये R है, इसकी मिरर इमेज, ये D ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे देखो ये H, इधर लिखेंगे H और ये आएगा D और COH। तो आप समझना ध्यान से, दो कंपाउंड बनेंगे, एक RR, तो ये क्या बनेगा आपके पास में, इसका भी S आएगा, S इसकी मिरर इमेज, एंड S एक तो बनेगा D फॉर्म और दूसरा क्या बनेगा L फॉर्म। तो आपने क्या बोला कि ट्रांस एल्कीन थी, देख लो, जैसे फ्यूमेरिक एसिड, सिन एडिशन था, क्या बनेगा रेथिमाइजेशन, रेथेमिक मॉडिफिकेशन होगा, इट मींस डी एंड एल फॉर्म दोनों बराबर बराबर बनेंगे, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसमें दो बात ध्यान रखने की थी, सिन एडिशन होता है, स्टीरियोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4 मेंबर रिंग बनती है। रिएक्टिविटी की बात करें तो स्टेरिक क्राउडिंग चेक करनी है, स्टेरिक क्राउडिंग चेक करनी है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, देखो आपको समझाता हूं, देखो इधर एक तो CH2 एक CH, देखो इधर ये ब्यूटीन, ये तो है फर्स्ट ब्यूटीन, इसी तरह से 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन के दो फॉर्म, एक सिस 2 ब्यूटीन और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन। देखो इधर ट्रांस 2 ब्यूटीन, बोले था आप रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ, क्या कीजिए इसके अंदर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताइए। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 2 तो H है, एक H है, 3 है, तो सबसे फास्ट तो रिएक्शन हो जाएगी फर्स्ट ब्यूटीन में, फर्स्ट में सबसे फास्ट। अब ट्रांस सिस और ट्रांस में देखो, तो सिस और ट्रांस में देखेंगे आप ध्यान से, इधर देख लो, तो इधर H जुड़े हुए हैं ना, तो दोनों तरफ H रहेगा, इसलिए हाइड्रोजन उसी तरह से जुड़ेगी जिधर H। उसके बाद में सिस एल्कीन में थोड़ी स्लो और ट्रांस में सबसे स्लो होगी, उसका रीजन एक बार देख लो, ट्रांस में सबसे स्लो क्यों, ये थर्ड में सबसे कम, क्योंकि एक H को तो स्टेरिक क्राउडिंग करनी ही पड़ेगी। ध्यान से देखो ऐसे H है, अब आप किसी भी प्लेन में जोड़ो, इसलिए एक तो H आएगा और एक मिथाइल, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी। यहाँ पर मैं बात करूं इसकी सिस 2 ब्यूटीन की, तो आप बोलेंगे दोनों उधर से जोड़ दो जहां हाइड्रोजन है, इसलिए रेट फास्ट।
और इसमें देख कैसे कि दोनों तो हाइड्रोजन तो है ही, साथ में एक पे H भी है, इसलिए फर्स्ट एल्कीन में सबसे जल्दी होती है, ठीक है ना। उसके बाद में 2 एल्कीन में। तो ये आपके पास में नेक्स्ट मेथड था, किससे था आपके पास में, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तीसरा मेथड बताता हूं आपको, देखो थर्ड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके भी दो मेथड है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो करते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और एक करेंगे इसका डिकार्बोक्सिलेशन। इसके भी दो मेथड, इसमें पहले बता रहा हूं आपको, सबसे पहला कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप समझो इस प्रोसेस के अंदर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का क्या लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है आयनिक कंपाउंड है, बेड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, इसलिए सोडियम पोटेशियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करो। करंट पास करेंगे तो दो बात, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेना, एक तो एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड। अब समझो देखो ध्यान से, एनोड तो कहते हैं साहब बैटरी का जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव की ओर तो जाएगा आपके पास में एनायन, और जो कैथोड है वो कहते हैं जिसमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होता है उसको कहते हो आप कैथोड। रिएक्शन देखो तो एट एनोड बात करते हैं, एट एनोड कौन मूवमेंट करेगा आपके पास में, कार्बोक्सिलेट आयन, ये है वो कार्बोक्सिलेट आयन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आया है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, तो एनोड का काम है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी एनोड पर क्या होता है ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ये बदल की साहब आपके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, देख लो एक बार ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कर दिया बाहर, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, होमोलेटिकल फिजन होगा, उसके होमोलेटिकल फिजन होने की वजह से आपके पास में क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल और एक CO2 बार, होमोलेटिकल फिजन और एक फ्री रेडिकल और CO2 बार। फिर क्या करना, आपको पता है कि साहब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ले लेना और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, एल्केन, हायर एल्केन ही बनेगी यहाँ पर। ये तो रिएक्शन हुई एनोड पर, कोई पूछे नेट बताओ तो बोलेंगे एक तो CO2 बनेगी और एक एल्केन बनेगी, किस पर, एनोड पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एट कैथोड। अब देखो कैथोड पर ध्यान से देखो, एक तो आपके पास में सोडियम या पोटेशियम आयन है, दूसरा जो एक्वस है ना उससे H+ आयन भी आएगा आयोनाइजेशन से, इसलिए कैथोड पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा याद करो, H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, बजाय क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H+ आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल आयन जो सोडियम पोटेशियम वगैरह है उनसे ज्यादा होता है, तो कैथोड पे कोई पूछे तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, H2। रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है, आपको समझा देता हूँ, देखो इधर जैसे ऐसे बोला जाएगा, ये आपने लिखा साहब सोडियम सॉल्ट, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया साहब, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा, बोले क्या बनी, तो आपको ध्यान होगा, देखो एक मैं आपको समझा देता हूँ, यही तो बॉन्ड टूटा था, यहाँ से फ्री रेडिकल बना था, 2 लेना, इसलिए क्या बन जाएगी आपके पास में, एल्केन, इथेन प्लस CO2 बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप डबल करना इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल आपको ध्यान है कौन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आप चेक करते हो तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल, तो फ्री रेडिकल बना के रिएक्शन कराएं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इस तरह से आपके पास में ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा मेथड देखो, इसी सोडियम सॉल्ट से सेकंड मेथड है मेरे पास में, जिसका नाम है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का एडिशन, डी का मतलब रिमूवल। तो होता क्या है आप समझना ध्यान से, इस सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन करा देते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम होता है साहब NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सर, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सर को कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये एनायनिक फॉर्म है, ये कैटायनिक फॉर्म है, तो इसमें से जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना तो हिड्रोलाइटिकल फिजन होगा, देखो एक बार ध्यान से, ये आपके पास में सोडियम एल्केनोइड आयन, इसका कहता फिजन होगा हिड्रोलाइटिक, और हिड्रोलाइटिक फिजन होने से एक तो बनेगा कार्ब एनायन और बाहर निकलेगी CO2, एक बार CO2 देख लो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड बन जाएगा। आपको पता है कि ये जो CO2 होती है ये होती है एसिडिक, तो ये क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसके अंदर NaOH उससे रिएक्शन करके और कन्वर्ट हो जाती है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर बनता है, ये जो वाटर है इसको H+ आयन अवेलेबल करा देता है, जिससे क्या बन जाता है आपके पास में एल्केन, मीडियम रहेगा एल्कलाइन, समझ गए, एल्कलाइन मीडियम है। तो इस रिएक्शन में भी ध्यान रखें, पहली बात इंटरमीडिएट क्या बनती है आपके पास में, कार्ब एनायन, इसलिए रिएक्शन की रेट एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, और उसके बाद एनायन में आप प्रोटोनेशन कर देंगे जिससे एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले तो 2 रिएक्शन समझा दूं, इधर देखो
जैसे आपके पास में यही था, इसकी रिएक्शन कराई सोडा लाइम से, रिएक्शन कितने करा दी, सोडा लाइम से, इसके साथ हीट कर दिया। तो फाइनल तो ये हुआ था, मैं आपको समझा देता हूं। एक तो मॉलिक्यूल बनाता है Na2CO3, चेक कर लो, और एक बन गई थी एल्केन। एक तो बनेगी एल्केन और एक क्या बनेगा, Na2CO3। इसमें कार्बन कम हो जाते हैं, इसलिए डिग्रेडेशन में काम ली जाती है। इस कंपाउंड में 2 कार्बन, यहाँ पर कितनी बनी आपके पास में, 1 कार्बन की एल्केन। एंड रिएक्शन क्या काम ली जाती है, जब कार्बन कम करने हो ना, डिग्रेडेशन में काम ली जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो किताब। एक रिएक्शन तो सपोज ये एक रिएक्शन, ये देखिए इधर बोले था बताओ कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। यहाँ पर लिख दिया मैंने सोडियम सॉल्ट है प्रोपेनोइक एसिड का। तीसरा लिख दिया साहब सोडियम सॉल्ट ही है मेरे पास में ब्यूटेनोइक एसिड का। देखो इधर सोडियम सॉल्ट है किसका, ब्यूटेनोइक एसिड का। सबसे सोडा लाइम से रिएक्शन करा दी तो एल्केन तो बना दोगे एक कम कार्बन की। यहाँ पर बनेगा इथेन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोपेन। बोले साहब रिएक्शन बताओ फास्ट किस में होगी, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर तो एनायन बनेगा ये मिथाइल, ध्यान रखिए। यहाँ पर एनायन बनेगा इथाइल और यहाँ पर एनायन क्या बनेगा, प्रोपाइल। अब आप ध्यान रखो कि इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो होता है मिथाइल, इसलिए रिएक्शन फास्ट। उसके बाद में इथाइल थोड़ा कम, एल्काइल ग्रुप लगेगा प्लस आई इफेक्ट का, जिसको स्टेबिलिटी कम कर देगा। और प्रोपाइल और भी कम होता है क्योंकि इथाइल का, ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि इस इथाइल का प्लस आई इफेक्ट इस मिथाइल से स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये। तो रिएक्शन फर्स्ट सबसे फास्ट, फिर स्लो और थर्ड रिएक्शन सबसे स्लो होगी। एनायन की स्टेबिलिटी कई बार और देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक चीज और समझा दूं आपको, सपोज देखो इधर एक लिया था अब आपने प्रोपेनोइक एसिड, इधर देखना एक तो सोडियम सॉल्ट है प्रोपेनोइक एसिड का, एक लिखा आपने इस एल्कीन का सोडियम सॉल्ट, एक लिखा इस एल्काइन का सोडियम सॉल्ट। और बोले साहब हमने कोल्बे इलेक्ट्रो ये रिएक्शन करा दी सोडा लाइम से। किससे रिएक्शन कराई है, सोडा लाइम से। तो पहले तो आप ध्यान रखना इसको तो बाहर निकाल देना Na2CO3, तो पहले में बनेगी इथेन, दूसरे में आपके पास में इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरे में क्या बन जाएगी आपके पास में इथाइन। बोले रेट बताओ, तो ध्यान रखना कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। एक तो कार्ब एनायन ये, दूसरा कार्ब एनायन ये, और तीसरा एनायन ये। ध्यान रखना एस करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो स्पीसीज मोर स्टेबल, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे रहेगा, इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा ये, तो रिएक्शन भी फास्ट इसमें। थर्ड में सबसे पहले, उसके बाद थोड़ी स्लो और स्लो। रिएक्शन सबसे फास्ट ये, फिर थोड़ी स्लो और सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन। क्लियर? कैसे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो ये मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के मेथड थे। ठीक है, एक और है, एक यूनिवर्सल मेथड है। देखो एक अगला मेथड है यूनिवर्सल, यूज ऑफ HI से रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसके बारे में एक ही बात ध्यान रख रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसको जितने H चाहिए उतने देता है और कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बना देता है। देख लो एक बार ध्यान से, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रिएक्शन का टेम्परेचर है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सफिशियंट हाइड्रोजन देता है, जितने भी कार्बन का कंपाउंड है उतने ही कार्बन का एल्केन बना देता है। ठीक है, ऑक्सीजन यदि है तो उसको किस फॉर्म में बाहर निकाल देता है, वाटर में। तो बैलेंस करके देखोगे तो यहाँ पर आपको एल्कोहल में 2 चाहिए, बन गया था। इसी तरह से एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो, इधर देखो बोले था इस एल्डिहाइड पे रिएक्शन कराइए था, HI की रिएक्शन कराएंगे, यही कंडीशन ध्यान रखेंगे, जितने भी कार्बन का है कोरस्पॉन्डिंग का मतलब जितने भी कार्बन के चेन में उतने कार्बन का एल्केन बनेगा। ऑक्सीजन यदि है तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगी, जैसे इसमें एक I2 और बाहर निकली थी। अब यहाँ बैलेंस कर लो तो यहाँ पर 4 की जरूरत पड़ेगी, 2 तो इसी के संग चले जाएंगे, 2 इसके संग, तो इसलिए 2I2 भी बाहर निकलेगा ऐसे। तो एसिड भी, एल्डिहाइड भी, कीटोन भी, एल्कोहल भी, एस्टर भी, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इस एसिड की बात करें, देखो जैसे बोला साहब इस एसिड से भी बना सकते हो, HI से रिएक्शन करा दो, बस क्या काम है कि जितने कार्बन चेन में जुड़े हुए हैं उतने चेन कार्बन का एल्केन, यदि ऑक्सीजन है तो इन फॉर्म ऑफ वाटर बाहर करो। तो आप इसको बैलेंस करके देखेंगे तो 2 तो 4 हाइड्रोजन तो इन्हीं के लिए हो गए, 2 इस पे तो 6 लगेंगे आपके पास में, इसका मतलब 3I2 भी बाहर निकलेगी। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो, यूनिवर्सल रिएजेंट है, किसी से का भी रिडक्शन कर सकते हो आप, एल्डिहाइड कीटोन भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक अगला मेथड और देखो आप, एल्डिहाइड कीटोन से भी देखो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, तो एक तो आप इसी से करा लेना, एक तो HI और रेड पी की प्रेजेंस में ही करा लो। 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसकी, क्या रिएक्शन है, एक तो है उसकी वुल्फ किस्नर रिडक्शन।
वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब देखो एक बार समझाता हूं, ये आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, तो क्या चीज आपको समझा देता हूं। इस वुल्फ किस्नर में रिएक्शन कराते हैं पहले तो हाइड्रोजीन से, ये तो है हाइड्रोजीन, ये रिएक्शन KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल समझते हो ना, CH2 इथाइलिन, उसके 2 बॉन्ड हटा के OHO जोड़ दो, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करते हैं। तो ध्यान रखना इसमें एक तो N2 बाहर निकलती है फाइनल तो, और एक H2 बाहर निकलता है, और ये जो आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन बनती है। अब इसकी मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि साहब इसमें एक किसके लिए बेटर होती है, एल्डिहाइड में और कीटोन में से, क्योंकि ये तो कार्बोनिल तो दोनों को मिला के कहते हैं एल्डिहाइड कीटोन को। तो इसकी मैकेनिज्म को आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये जो है ना, इसका नाम है, वैसे मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन का, हाइड्रोजन वाली का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन, ये 2 स्टेप है आपको बता दूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले तो एडिशन होता है और फिर होती है इसमें से वाटर का बाहर निकलती है इलिमिनेशन। 2 स्टेप है इसके, जिससे ओवरऑल आपके पास में क्या बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकलता है ऐसे, और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। पहला स्टेप तो इसका ये था, हाइड्रोजन बनता है। फिर जब मीडियम बेसिक है, इधर देखो तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलती है, जिससे कैसे बनेगा, इधर देखिए आप, ये वाटर बाहर निकल गया, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकला है नेगेटिव। अच्छा जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से डिलोकुलाइज हो जाएगा, तो ये कंपाउंड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। बस यहीं से आपको पहचान करनी है इसकी, एक बार देख लो। कार्बन पर चार्ज आया नेगेटिव, कार्बन पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, एनायन बना, और एनायन आपको बता देता हूं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड उसमें एक हाइड्रोजन होता है, उसका एनायन ज्यादा स्टेबल होता है बजाय कीटोन से, क्योंकि कीटोन में दोनों ही एल्काइल ग्रुप होंगे। देन हेंस दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर एल्डिहाइड रादर देन कीटोन। यानी जो वुल्फ किस्नर है बेटर मेथड है किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए बजाय कीटोन से भी। ठीक है, तो अब इसके बाद में और पूरी मैकेनिज्म समझा देता हूं। ये एनायन बना, फिर देखो इधर इसी तरह से ये जो आपके पास में एनायन बना हुआ है, फिर H यहां से बाहर निकलेगा कंप्लीट। एक बार देखो ये H बेसिक मीडियम है ही, तो ये H फिर बाहर निकलेगा और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा ऐसे, देखो इधर इस पे चार्ज रहेगा नेगेटिव। फिर इस बॉन्ड का होगा आपके पास में हिड्रोलेटिकल फिजन, हिड्रोलेटिकल फिजन से फिर एक बार देख सकते हो आप कि बनेगा एनायन ही, क्या बन जाएगा आपके पास में कार्बेनाइन, और N2 गैस बाहर निकल गई। N2 समझ बैठ गया, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड होता है एनएन के बीच में, देखिए एक बार। और फिर जो आपके पास में स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर जो वाटर बाहर निकला हुआ है ना हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में, वो क्या करेगा, वाटर इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, और एल्कलाइन मीडियम था कि डाल रखा है वो रिलीज, जो एल्कलाइन मीडियम डाल रखा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में ध्यान रखें एल्डिहाइड कीटोन में से एल्डिहाइड के लिए ज्यादा बेटर होता है वुल्फ किस्नर, क्योंकि इसका एनायन ज्यादा स्टेबल बनता है। एक दो तीसरी रिएक्शन हो रहे हैं इनके लिए, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। आपको बता दूं जिंक अमलगम, जब मेटल मरकरी में डिजोल्व हो तो उनके सॉल्यूशन को कहते हैं जिंक अमलगम, जिंक अमलगम और HCl, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन किया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड को, जब उस रिएक्शन को कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। होगा यही, आपको बता देता हूं कि जब इससे रिएक्शन कराओगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। एल्केन में ये जो हाइड्रोजन है बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा वाटर हीटर में। कैसे रिएक्शन होगी वो मैं आपको समझा देता हूं, देखो इसकी भी मैकेनिज्म देखो आप, इसमें क्या खास बात है वो समझना आप ध्यान से। सबसे पहले ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, एक बार देखो कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें H+ जो था ना, H+ आयन, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड कर लेगा, इसलिए इस बॉन्ड को या कार्बोनिल ग्रुप को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आते ही जल्दी से खुल जाता है ये, तो एक्टिवेट होके ये फटाफट खुल जाएगा और चार्ज आ जाएगा आपके पास में कार्बन पर पॉजिटिव, कैटायन बनता है, ध्यान रखना क्या बनता है, कार्बोनियम आयन कैटायन। और आप ध्यान रखें एल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप कैसे लगे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट के, ध्यान रखना। इसलिए ये बेटर मेथड है कीटोन के लिए रादर देन एल्डिहाइड, कीटोन के लिए क्लीमेंसन रिडक्शन अच्छा होता है बजाय एल्डिहाइड से। आगे देखो इस मैकेनिज्म को पूरा कर देता हूं। तो साहब ये आपके पास में हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा कि जिंक के बारे में भी समझ लो आप, जिंक का तो मैंने आपको एक ही काम बता रखा है मेटल का, तो ये क्या करते हैं साहब, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसके बाद में देखो जब ये कार्बन डबल बॉन्ड बन गया था ना, यहाँ पर चार्ज आ गया था पॉजिटिव ऐसे। अब जो इलेक्ट्रॉन थे आपके पास में, उनमें से ये जो H है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा H। तो ये जो H था ना एसिड का, ध्यान से देखो ये एसिड का H था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्राइड आयन में, और वो हाइड्राइड आयन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, एक स्टेप वापस। फिर अब इसमें दोनों मैकेनिज्म ध्यान रखना आप, H+ भी है और H नेगेटिव भी है, इसलिए आप ध्यान रखना डबल बॉन्ड यदि होता कार्बन कार्बन में तो उनका भी रिडक्शन कर देता, वुल्फ किस्नर नहीं करता है उनका। ठीक है, वुल्फ किस्नर नहीं करेगा, कार्ब कैटायन बना रिएरेंजमेंट, फिर वापस
फिर क्या है, H प्लस आयन इसको प्रोटोनेटेड करेगा। उसी तरह से देखो सेम मैकेनिज्म एक बार जो शुरू कर दी ना, ऐसे ही प्रोटोनेटेड करेगा, प्रोटोनेटेड होते ही बाहर निकल जाएगा, फिर आपके पास में कैटायन बनेगा, ध्यान रखना। और कैटायन यदि बन गया, वाटर तो हो गया बाहर, तो आप वही कीटोन का बनाएंगे, फिर वापस हाइड्राइड आयन आएगा, कहां से, इस मैकेनिज्म से। बस ये लो साहब, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो वुल्फ किस्नर में एक बात ध्यान रखने की, वुल्फ किस्नर के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उसका रिडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम था। ये उसका भी कर देगा, क्योंकि इसमें H प्लस और H नेगेटिव दोनों होते हैं। नेट रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये हुई थी, देखो आप देख रहे हो एक बार ध्यान से, CO, इसमें 4 HCl, कैसे कैसे, एक बार तो पहले तो फर्स्ट में प्रोटोनेटेड किया, फिर इसमें से एक H यहाँ पर आया 2, फिर इसको प्रोटोनेटेड किया 3, फिर उसके बाद में ये चौथा, तो 4 HCl की जरूरत पड़ती है, आपको समझा देता हूं। और 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल जरूरत पड़ती है जिंक की। मरकरी तो इसमें क्या है, अमलगा इसको डिजोल्व करने के लिए काम आता है। जैसे एक तो बन जाएगी एल्केन, एक बनेगा साहब ZnCl2, एक बन जाए, एक क्या दो बनेंगे ZnCl2, और एक क्या बन जाएगा वाटर। ये लो साहब, ये थी आपके पास में क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का। और बताता हूं, देखो आपको एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करें तो इस तरह से आप एल्केन के मेथड, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप देख सकते हो। एक है, नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को। आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आपको बता देता हूं। विक्टर ग्रिग्नार्ड को इस कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल सब बनती है इससे। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस मेटल से, मैग्नीशियम से ज्यादा है, इसलिए इस पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पर हो जाए पॉजिटिव। तो इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, एक तो आप इसकी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा लो तो एसएन रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एसएन रिएक्शन, जिससे हायर एल्केन बनेंगे और MgX2 बाहर। एक क्या करोगे, इसकी रिएक्शन जिन कंपाउंडों में एक्टिव हाइड्रोजन होता है उनसे रिएक्शन करा लो। रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब बता दूं, जिसमें H प्लस आयन हो। तो एक तो एसिड तो सारे ही ले लो, जितने भी एसिड आप जानते हो, चाहे आप वो कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो, चाहे HCl जानते हो, चाहे HNO3 जानते हो, समझ गए। एक तो एक्टिव एसिड ले लेना, तो जिससे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन उतने ही कार्बन का। और एक क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन को मेजर करने के लिए जो मेथड है ना, उसको कहते हैं जीरेविटिनॉफ मेथड। किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन को मेजर करने के मेथड का नाम है जीरेविटिनॉफ मेथड कहते हैं इसको। इसमें क्या खास बात है आपको लर्न करने की, बात यह है कि साहब ये कोई एटम Z जिस पर हाइड्रोजन, यदि इस Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और मोर हो, इस Z के बारे में बता रहा हूं जो इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज 3 और मोर, देन the hydrogen released in term of H plus ion and it is known as active hydrogen and make alkane। बस यही इसकी बात है, समझ गए। तो आप इस तरह से एल्केन, अब जैसे मैं पूछूं, देखो आपसे क्वेश्चन, ध्यान रखना क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच गिव एल्केन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसमें से कंपाउंड लिख रहा हूं मैं 5-7। एक तो लिख रहा हूं साहब आपके पास में एल्कोहल, एक लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लिख रहा हूं साहब फिनॉल, सोचना आप, एक लिख रहा हूं फिनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, एक लिख रहा हूं प्राइमरी अमाइन, एक लिख रहा हूं आप ध्यान रखना इथाइन, एक लिख रहा हूं इथेन, एथीन, एथिलीन, समझ गए। इसी तरह से सेकेंडरी अमाइन, एक टर्सरी अमाइन, ध्यान से देखो, टर्सरी अमाइन, एक अमाइड, प्राइमरी अमाइड, देखो एक बार, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्सरी अमाइड, एंड क्या है मेरे पास में, टर्सरी अमाइड। बस इतने ही समझ लो आप ध्यान से। और एसिड तो कोई भी ले सकते हो, HCl वगैरह। बोले तो आप कौन से कंपाउंड है जो एल्केन देते हैं, तो आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 देगा, एसिड है देगा, नाइट्रोजन की भी 3 होती है, टर्मिनल एल्काइन की भी 3 होती है, ध्यान रखना एस करेक्टर ज्यादा होने से sp हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो जो sp कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, sp3 की लेते हो 2.5 पॉलिंग स्केल पर, ये sp3 है, और sp2 की होती है 2.75। इसलिए इन तीनों में से ध्यान रखना, एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं, ध्यान रखें, ये देंगे, ये दोनों ही देंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन ये भी देगा, सेकेंडरी भी देगा, टर्सरी में है ही नहीं इसलिए नहीं देगा। फिर इसी तरह से प्राइमरी अमाइड देगा, सेकेंडरी अमाइड भी देगा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, टर्सरी नहीं देगा क्योंकि उसमें H है ही नहीं।
तो ये सभी मेथड थे मेरे पास में एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। इसमें सभी में क्या बनाई थी हमने, एल्केन। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट से मतलब होता है कि साहब ये लिक्विड सॉलिड गैस कैसे होते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो जो लोअर मेंबर होते हैं कार्बन 1 से कार्बन 4 के, जब लोअर मेंबर होते हैं ना तो अट्रैक्शन फोर्सेज वीक होता है मॉलिक्यूल में, इसलिए गैस। तो कार्बन 1 से 4 के तो होते हैं गैस। कार्बन 5 टू कार्बन 17 जब सफिशिएंट मॉलिक्यूलर मास सरफेस एरिया हो जाता है तो लिक्विड में आ जाते हैं। और कार्बन 18 ऑनवर्ड, इससे बड़े वाले कार्बन 18 और इससे बड़े वाले वो किसके अंदर आ जाते हैं, सॉलिड में। तो ये तो फिजिकल स्टेट। दूसरा पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखना आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो एक बार, वैसे जर्नल ट्रेंड ये होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का एक जर्नल सीक्वेंस कि इन जर्नल व्हेन जब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम जब ज्यादा होते रहते हैं, मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया बढ़ता रहता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ये तो एक जर्नल ट्रेंड है। व्हेन इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज सरफेस एरिया देन जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीजेज। अब सुनो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ईच CH2 ग्रुप यानी एवरी CH2 ग्रुप के इंक्रीज होने से जनरली बॉइलिंग पॉइंट 20 से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाते हैं। जैसे इधर देखो, आप ध्यान से बोले था आप, एक तो मीथेन, इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, इथेन का, इथेन से ज्यादा प्रोपेन का C3H8 का, उससे ज्यादा ब्यूटेन का C4H10। अब रुको यहाँ पर, अब साहब बोले ब्यूटेन के 2 आइसोटॉप्स हैं, सॉरी ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं। कौन कौन से, एक तो बोले था आप ये एन ब्यूटेन, देखो इधर ध्यान से, और एक क्या लिख सकते हो, आइसोब्यूटेन। अब सुनो ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सुनिए ध्यान से मेरी लाइन। क्या कह रहा हूं कि जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है, पहली लाइन तो समझ लो, ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज्यादा होगा। इसी तरह से पहले बॉइलिंग पॉइंट को और क्लियर कर लेते हैं। इसी तरह से पेंटेन के भी मैं 3 लिख सकता हूं, देखो इससे ज्यादा तो पेंटेन का, फिर पेंटेन के 3 लिखे साहब, C5H12, एक तो देखिए इधर एन पेंटेन, एक फिर लिख सकता हूं मैं आइसोपेंटेन, और एक बना सकता हूं नियोपेंटेन। फिर ध्यान से सुन लो, ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये। क्लियर। अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे, एक बार समझ लो। अब मेल्टिंग पॉइंट भी, उसका ऑर्डर भी जनरली ऐसा ही होता है कि साइज बढ़ने से या सरफेस एरिया बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी जनरली बढ़ते हैं। लेकिन उसमें क्या है, सॉलिड स्टेट में चेक करना पड़ता है। अच्छा, सॉलिड स्टेट में पैकिंग चेक करनी पड़ती है। जितना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, जितनी क्लोज पैकिंग होती है, उतने मॉलिक्यूल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्लोज पैकिंग से मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज, इसलिए हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे, तो पैकिंग भी देखी जाती है। इनका क्या है, ऐसे जिग जैग टाइप की होती है सॉलिड स्टेट में ये, ठीक है, ऐसे जिग जैग। तो इसमें क्या थोड़े से एक्सेप्शन है, वो समझ लो आप ध्यान से। जनरल लाइन तो यही रहेगी। देखो जैसे ये कार्बन हुआ था आपके पास में मीथेन, ये हो गया इथेन CH3, ये हो गया प्रोपेन। अब क्या है, अभी देखो एक बार, ये था एन ब्यूटेन। अब मैं एन की बात कर रहा हूं, एन ब्यूटेन, ये एन पेंटेन, ये एन हेक्सेन, इस तरह से, ठीक है। तो जनरल तो मैंने ऐसे बोला था साहब, इस तरह से बढ़ता जाता है मेल्टिंग पॉइंट, जनरली ऐसे बढ़ता जाता है। यहां पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो प्रोपीन है, प्रोपेन जो है, ये क्या है, ऐसे जिग जैग बनेगी तो ये दोनों एंड एक ही साइड में आ जाएंगे, इसलिए इसकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है। तो इन तीनों में, जैसे मैं इसकी बताऊं केल्विन में, इसका 90 केल्विन है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस इथेन का मेल्टिंग पॉइंट है 101 केल्विन ज्यादा, लेकिन इस प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट है 85 केल्विन, कम हो जाता है। और किससे कम है, किससे कम है, इस मीथेन से भी कम है, ध्यान रखने की बात। उसके बाद ब्यूटेन का ज्यादा है 134 केल्विन, फिर बढ़ता जाता है। फिर पेंटेन का इससे भी ज्यादा है 146 केल्विन, इस हेक्सेन का इससे भी ज्यादा है, समझ रहे हो। तो ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ध्यान रखने की बात है, एक एक्सेप्शन है कि इस प्रोपेन में, प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट ब्यूटेन से भी तो कम है ही, होना ही चाहिए, इथेन से और मीथेन से भी कम हो जाता है। उसका रीजन आप बताना कि जिगजैग जब इसकी स्ट्रक्चर बनती है तो 3 कार्बन है, तो ये क्या है, एक दूसरे को क्लोज पैक नहीं होने देने चाहते, एंड क्या नहीं होने देते, क्लोज पैकिंग नहीं होने देना चाहते। जैसे मीथेन तो एक पॉइंट है, इथेन इस तरह से, तो उनकी क्या क्लोज पैकिंग हो जाती है, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए, इसकी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट मीथेन से भी कम हो जाता है। अच्छा, अब यहां भी एक क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से समझना इसको। जैसे फिर मेल्टिंग पॉइंट की अब बात करता हूं, देखो ये मेल्टिंग पॉइंट, इसी की बात करते हैं, C4H10 की ब्यूटेन, इसके 2 मैंने लिखे,
एक तो लिखा एन ब्यूटेन और एक लिखा आइसोब्यूटेन। बोले बताओ साहब मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें भी एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगी बजाय किससे, आइसोब्यूटेन थे। अब पेंटेन के बता रहा हूं आपको, C5H12, इसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोमर हैं, एक एन पेंटेन, एक आप लिखेंगे आइसोपेंटेन ये रहा, और एक लिखेंगे नियोपेंटेन। तो अब इसमें भी ध्यान से देखो, एक नियोपेंटेन सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग इसके अंदर, ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा जो क्लोज पैकिंग है ना इस सिमेट्रिकल की, मोस्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जैसे ये तो हो गया एन पेंटेन, ये हो गया था आपके पास में आइसोपेंटेन, और ये क्या था आपके पास में नियोपेंटेन। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा नियोपेंटेन का। उसके बाद क्योंकि उसका मॉलिक्यूल कहता है मच सिमेट्रिकल क्लोजली पैक्ड, उसके बाद में फर्स्ट का, और सबसे कम किसका होगा, आइसो का, क्योंकि आइसो में जो ये निकलता है ना ग्रुप, उससे क्या है कि इनमें क्लोज पैकिंग, पास में जब एंड होते हैं ना तो उसकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती। ये मेल्टिंग पॉइंट है किसका, पेंटेन के 3 आइसोमर्स का। इसी तरह एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं आपको हेक्सेन के बारे में। देखिए ये हेक्सेन C6H14, इसके मैं 4-5 आइसोमर लिख के दिखा रहा हूं, देखो एक बार, एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन या 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। देखो एक बार इन 3-4 को देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझा देता हूं। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और एक में क्या करो, एक साथ ही लगा दो, ऐसे नाम है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये 5, ठीक है। बोले साहब इनके सबसे पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट मेनली सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरी बात ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का। इसके बाद सेकंड और थर्ड में देखेंगे, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड में, ये जो थर्ड है ध्यान रखना, ये थर्ड में मिथाइल पे लगा हुआ है, इसमें 2 पर, तो थर्ड वाले का ज्यादा होगा, तो इसके बाद में थर्ड, फिर उसके बाद में सेकंड। इसका रीजन क्या दे सकते हो कि साहब इसमें एंड क्लोज है एक दूसरे में देखा जाए तो, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल इजीली लिक्विड में भी इजीली चले जाएंगे, तो काफी हाई स्टेट है और वैसे लिक्विड में मिलेगा, ध्यान रखना। तो उसके बाद थर्ड का, फिर सेकंड का। अच्छा इसके बाद फोर्थ का, इसके बाद किसका लिखोगे, फोर्थ का। और सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फिफ्थ का, क्योंकि आप ध्यान रखना जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, जितनी ज्यादा कार्बन, एक ही कार्बन पे ब्रांचिंग होती है, मोर सिमेट्रिकल, जितनी ज्यादा एक कार्बन पर ब्रांचिंग होगी मोर सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल होने से सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम। ये तो था इनके बॉइलिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान से देखिए, अब आपको देखने सॉलिड में की पैकिंग, तो सिमेट्रिकल। अब ध्यान रखना ये जो फिफ्थ है ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन इतना उसके नियोपेंटेन का जैसा नहीं, क्योंकि एक ब्रांच निकली हुई है, एंड निकला हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा तो होगा आपके पास में फर्स्ट का, उसके बाद आपके पास फिफ्थ का, उसके बाद फिफ्थ का, क्योंकि यही सिमेट्रिकल है, एक ही ब्रांच है, बाकी सब जगह स्थित है। अच्छा अब बात करते हैं साहब अपन इस फोर्थ की, तो फोर्थ में भी देखो ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एंड है ना, जो इस एंड और ये एंड अपोजिट, ये एंड और ये एंड है, तो दोनों एंड एक दूसरे के, ये एंड इसके अपोजिट है, ये एंड इसके अपोजिट है, एंड अपोजिट है, इसलिए उसके बाद फोर्थ का मेल्टिंग पॉइंट, हालांकि फिफ्थ से कम रहेगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है थर्ड वाला, इसलिए थर्ड का ज्यादा, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा सेकंड का, क्योंकि दोनों जो है ना ये एंड एक दूसरे के क्लोज है, इसलिए पैकिंग सबसे वीक होगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन होता है सॉल्युबिलिटी का, तो आप देखो इधर ध्यान से, सॉल्युबिलिटी के लिए एक जनरल प्रिंसिपल होता है, अकॉर्डिंग टू लाइक प्रिंसिपल दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पर्टिकुलरली नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही ज्यादा डिजोल्व होंगे, जैसे बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, CCl4 है। वैसे मैं आपको बता दूं ये खुद भी एक बहुत अच्छे गुड सॉल्वेंट, एल्केन्स आर गुड सॉल्वेंट अपने आप में। दूसरी बात, एक तो लाइक प्रिंसिपल से, दूसरा क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है नहीं वाटर के साथ, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल। एक बात की जाती है डेंसिटी की, पहली लाइन डेंसिटी इनकी कितनी है, 1 ग्राम पर ml से कम, यानी इनकी जो डेंसिटी कम है किससे, 1 ग्राम पर ml, यानी वाटर से भी हल्के होते हैं। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने थे, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में आप जाते हो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है, हालांकि डेंसिटी की वैल्यू 0.8 या 0.7 के आसपास रहती है, 1 से कम। तो ये थे साहब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ओके।